न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, आज की वीकली गेस्ट स्पेशल शो में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके तारुफ के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। सहाफ़त की दुनिया में अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं, ब्लॉगर भी हैं और कुछ अरसे से यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर वीडियो ब्लॉगिंग का सिलसिला भी जारी है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फैसल कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी। सर, आज कुछ आपके ही बारे में बातें करेंगे और आपसे जानेंगे कि आपकी पर्सनालिटी के कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ ऐसे एस्पेक्ट जो व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे और हम भी जानना चाहते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा रहे हैं। न्यूज़ 1 पे आप बांगे दरा करते रहे, इसके अलावा कहीं आपका बहुत अच्छा शो गया। तो जब आपने चैनल छोड़कर सोशल मीडिया की जानिब आने का सोचा तो आपके जहन में क्या था कि क्या नया लेकर आना है? मुझे आज से कोई 4 साल पहले, 2012 में मुझे ये यकीन हो गया था कि जो मेन स्ट्रीम टीवी है वो ख़त्म हो जाएगा और जो पुल बेस्ड टेलीविज़न है, यानी कि इंटरनेट बेस्ड टेलीविज़न, बस यही रह जाएगा। अच्छा। वो मैंने 5 साल ज़रा जल्दी सोच लिया था। अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है और ये इस बात का प्रूफ है। तो और जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो करवाना चाह रहा था उस वक्त, वो मैं करना नहीं चाहता था और जो मैं करना चाहता था वो कोई देखना नहीं चाहता था। तो एक ही चॉइस थी कि उसको छोड़ के एक ऐसी जगह जाया जाए जहाँ मैं जो चाहे बोलूँ। तो इसलिए फिर वो दिल भर गया कि वहाँ मैं गुजारा नहीं था। अच्छा, तो सहाफ़त में जब आए तो आपका आने का कोई मकसद था, कुछ जहन में था कि सहाफ़त के ज़रिए कुछ लेकर आना, सोसाइटी में कुछ चेंज करना? एक तो ये कि सहाफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने इज़्ज़त बचाई, मैं कभी भी नहीं था। अच्छा। सहाफ़त में गलती से मैं चला गया था और वो यूँ चला गया था कि एक मेरे शो में अनकही पे ही 2 सहाफ़ी, एक साहब और एक साहिबा ने मुझसे बहुत बहस किया। मैंने कहा कि सहाफ़ी जो है सब गलत काम करते हैं, सही काम, अकल का काम नहीं करते। वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे ये कह दिया कि यार तुम क्या जानो, तुम कौन सा सहाफ़ी हो, तुम समझोगे। बस वो अना बहुत थी उस ज़माने में, सीने पे चोट लगी, हमने कहा सहाफ़ी बन के दिखाएं। वो बेवकूफ़ी की कि सहाफ़त में चले गए। फिर वो सहाफ़त का मतलब ये मैंने समझा कि करंट अफेयर्स करना सहाफ़त है। हालांकि सहाफ़त जो है वो तो एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, पाकिस्तान में वो बहुत बुरा प्रोफेशन है और ये मुझे बहुत लोग मना करते हैं कि सहाफ़ी के ख़िलाफ़ मत बोला करो, जब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो अल्लाह मालिक है, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। लेकिन पाकिस्तान में सहाफ़ी ने सहाफ़त के नाम पे जो जुल्म किया है वो मैं नहीं समझता किसी डिक्टेटर या किसी पॉलिटिशियन ने भी किया है। और इस वक्त सहाफ़त के नाम पे जो पाकिस्तान के साथ ज़िना बिल जब्र किया जा रहा है, उसकी तो मिसाल मेरे ख्याल से तारीख़ में कई अरस बरस लिखी जाएगी। क्या आप उस जुल्म का हिस्सा रहे थे कभी? तो डेंजरस हो गई लड़की। एज पे आया, मतलब शायद मैंने क्रॉस ओवर किया और वहीं आके मुझे जो है तकलीफ़ हुई। जो मेरा बांगे दरा का आखिरी प्रोग्राम था वो मेरे बड़े अजीज़ दोस्त जो इस वक्त अभी तक सहाफ़ी हैं और ये वो वक्त है जब एक पॉलिटिशियन उस वक्त के सिटिंग चीफ जस्टिस को टीवी पे आके बहुत गालियाँ बकता था। अच्छा। और मैंने 2 सहाफ़ी को बिठा के मैंने कहा सर ये क्या मजाक है, क्या टीवी का ये काम है कि एक पॉलिटिशियन बैठ के एक सिटिंग चीफ जस्टिस को नहायत वाहियात अल्फाज में उसका, तो घंटा भर वो शो चलता रहा। और जो यंगर जर्नलिस्ट था, मैं नाम किसी के लूँगा, किसी को शौक है तो जाके वो बांगे दरा का आखिरी शो निकाल ले। उन्होंने आखिर में ये कहा कि जब वो सारे उनके दलाइल फेल हो गए तो कहते देखें फैसल भाई, देखना रेटिंग तो फिर उसी से आती है ना। तो मेरा ऐसा लैपटॉप खुला था तो 2 मिनट तो मैं सोचता रहा और जब मैं ऐसा सोचता था मेरे प्रोड्यूसर को पता था कि अब मेरे को ख़तरनाक काम करने वाला। तो अंदर से मेरे प्रोड्यूसर ने IV पे कहना शुरू किया, सर हौला, सर हौला, सर जी हौले, सर जी हौले। 2 मिनट मैं सोचता रहा, फिर मैंने लैपटॉप बंद किया। मैंने कहा यार हो सकता है इससे रेटिंग आती हो, लेकिन रेटिंग तो बहुत सारे कामों से आती है। टेबल पर नंगा नाचोगे तब भी रेटिंग आएगी, तो ये तो ज़रूरी नहीं कि फिर इस पेशे का हिस्सा बना जाए। मैं लैपटॉप बंद किया, स्टूडियो से निकला, सीमा ताहिर को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं कल से नहीं आऊँगा। तो चीखम चिल्लाहट हुई, मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता, कुछ और करवाना करवा लो, मैं ये नहीं कर सकता। एंड देन आई विड्रू। फिर उसके बाद मेरा दिल नहीं किया कि काम किया। बचपन में क्या सोचा था, क्या बनना है? लफंगा, आवारा, दूल्हा। सोचा था? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। मैं बहुत अजीब व गरीब बच्चा था। ना मेरे को ख़ास बहुत दोस्त थे, ना मेरी कोई एक्टिविटी, मुझे साइकिल भी चलानी नहीं आती आज तक, और ना कोई शौक़ था, ना कोई ख्वाहिश थी। मैं बेख्वाहिश इंसान हूँ, अभी भी बेख्वाहिश इंसान। तो जहाँ ज़िंदगी ले गई आप वहाँ मुड़ते चले गए? एब्सोल्युटली,
वेरी वेल सेड, जहाँ ले गई जो मोड़ आता गया मैं लेता गया, अभी भी वही कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यूट्यूबर आप रहे हैं और आपकी काफ़ी वीडियोस आई हैं, सोशल इश्यूज़ पर भी आई हैं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ पर भी आई हैं, टारगेट ऑडियंस आपकी क्या रही है हमेशा से? शायद मेरी कोई टारगेट ऑडियंस नहीं है। अब मैं अपने आप को अगर एनालाइज़ करता हूँ, मैं रियलाइज़ करता हूँ कि टारगेट ऑडियंस में कोई नहीं थी इसके अलावा मेरी अना की। मैंने 99.9% जो काम किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अना को फीड किया, और हर कोई यही करता है, क्योंकि अगर टारगेट ऑडियंस देखी जाए तो टारगेट ऑडियंस का मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। जो लोग इस माशरे का हिस्सा हैं उनके लिए तो मैं कोई फ़ारसी बोल रहा हूँ, दे नॉट इंटरेस्टेड जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। तो जितनी बातें मैं करता था शायद मैं अपनी ठड़क पूरी करने के लिए कि यार मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं इस मुल्क का सिपहसालार हूँ, मैं सही कर दूँगा, अना फीड कर रहा था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये मैं वीडियो बनाऊँगा तो या मैं कोई बात टीवी पे कहूँगा तो वो फ़लाँ शख्स पे रियलाइज़ नहीं किया कि कौम का तो मिजाज ही कुछ और। मैं किससे कभी मैं PTI पे तनकीद करता हूँ, कभी किसी सियासतदान पे तनकीद करता हूँ, कभी मैं कौन होता हूँ तनकीद करना? मैं सिर्फ अपनी अना को मसाज करता हूँ उसमें, और ये सब यही करते हैं माज़रत के साथ। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने टारगेट ऑडियंस हैं, सॉरी, बड़े बड़े जय्यद एंकर्स और एंटरटेनर्स बैठे हुए टीवी पे जो टारगेट ऑडियंस को बिल्कुल टारगेट करके वो तमाशा करते हैं जो टारगेट ऑडियंस देखना चाहती है। और ये एक बदनसीबी है इस कौम की, क्योंकि मीडिया और हम जैसे लोगों की ज़िम्मेदारी कौम को वो दिखाना होता है जो कि कौम को होना चाहिए। हम बदनसीबी से कौम को वो दिखाते हैं जो कौम देखना चाहती है। बस डरते हैं नंगपना दिखाने से, तड़पते तो हैं, मौका मिले तो हम एकदम नंगे हो जाएं टीवी पे। और वो तो शुक्र है, थोड़ा सा लिहाज है कि कपड़े शपड़े पहनने पड़ते हैं, लेकिन उसके अलावा जो इमोशनल नंगपना हम करते हैं मॉर्निंग शोज़ के नाम पे, उसके अलावा मैं नहीं कहूँगा मुझे ज़िंदा रहने का बहुत शौक है, जवानी की मौत नहीं मरना चाहता मैं, बहुत सा काम हम करते हैं वो नहीं करना चाहिए। तो अपनी अना की खातिर सारा काम करते हैं, टारगेट ऑडियंस कोई नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी वीडियोस में तंज का आंसर बहुत नुमाया होता है, सार्केज़म पर मबनी होती हैं, और मैंने जितनी भी वीडियोस देखी फिर मैंने लोगों के कमेंट्स भी देखे तो उससे ये महसूस होता था कि जैसे लोग समझ नहीं रहे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब जो आप कह रहे होते थे ना वो लिटरल मीनिंग में लेकर और उसी को परसीव करके कि जी आप तो बहुत गलत कह रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसी आपने कुफराना बात कर दी है। जैसे मैंने उस दिन वो MQM अल्ताफ़ हुसैन एज एन एनालिस्ट वाली मैंने आपकी वीडियो देखी थी, तो उस पर अक्सर लोगों ने ये कहा होता कि जी ये तो गद्दार आदमी है और ये कैसे बैठ सकता है आके किसी टॉक शो पर। तो लोग समझते नहीं हैं आपकी बात, मैं ये सोच रही थी। तो आपको क्या लगता है कि चलें अब आपने कह दिया कि आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको नहीं ऐसा लगता था कि लोगों को आपको बतानी चाहिए थी वो बात जो आप कहना चाह रहे हैं, लोगों का मेंटल लेवल देखते हुए आपको कोई बात करनी चाहिए थी? सब इस सवाल का जवाब थोड़ा सा लंबा है, मुतादिद पहलू हैं। तंज था बहुत ज़्यादा, और अब मैं सोचता हूँ कि वो ये तंज जो आ रहा था वो भी अना की वजह से आ रहा था। वो अना यूँ कि एक अंदर जहर था, और वो जहर यूँ था क्योंकि मैं सोचता था कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, और मुझे ये वहम हो गया था कि मुझे ज़्यादा पता है, और क्योंकि मुझे ज़्यादा पता है तो अब मैं तुम्हें ताना दूंगा, अब मैं तुम पे तंज करूँगा, अब मैं तुम्हें तनकीद करूँगा, तुम्हारी तस्हीह करूँगा। तो ये भी अना का फतूर था। तो मैं कोशिश अब ये कर रहा हूँ, क्योंकि तंज की बीमारी मुझ में बहुत गहरी है, बहुत जहरीला तंज है मुझ में, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि निकल जाए किसी तरह। अच्छा। जहाँ तक बात आपने उस वीडियो की बेस पे मैं कहता हूँ, मैं कौन होता हूँ किसी को समझाने वाला। वो वीडियो उसको मैं रिग्रेट नहीं करता क्योंकि वो अना की पैदावार नहीं थी। अच्छा। वो मैं वाकई मजाक कर रहा था। अच्छा। अब जो समझा समझा, जो नहीं समझा भैया नहीं समझा। अगर मैं इतनी बड़ी आबादी में ये देखूँ कि जी 30 करोड़ के 30 करोड़ समझेंगे, फिर तो मैं कोई बात ही नहीं कर सकता। अभी मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अंग्रेज़ी का जुमला बोलूँ नहीं बोलूँ, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलूँगा तो लोग अभी कमेंट करना शुरू कर देंगे कि भाई तू बड़ा अंग्रेज़ की औलाद है, उर्दू में बात कर, उर्दू हमारी ज़ुबान है। अच्छा, ज़्यादा उर्दू में बात करो तो कहेंगे अब तो बनावटी है, तू तो बनावट कर रहा है। तो अगर आप ये करने लग गए तो आप बौले हो जाएंगे। और मेरे वीडियोज़ पे जब मैंने सोशल मीडिया पर वीडियोज़ ज़्यादा डालने शुरू किए 2 साल पहले, तो ऐसे खौफनाक कॉमेंट्री होती थी, मेरे वालिदैन सर पीट लेते थे। तो अब्बा जान वो कहते थे कि भाई तू क्या कर रहा है यार, तो उनको समझाया कि देखिए ये इररेलेवेंट है, इसको आप कमेंट्स ना पढ़ा करें। बड़े दिल पे लिया करते थे। उसमें और थोड़ी सी डिटेल में उसमें सारे कमेंटेटर्स पाकिस्तानी नहीं हैं। हमारे सोशल मीडिया पर गाली बकने वाले जो हैं उसमें से 80 to 90% इंडियन,
और उनके सोशल मीडिया पे 80-90% गालियाँ बक रहे हैं वो हम हैं। ये हम एक साइबर वॉर में पड़े हुए हैं और उसका एक बड़ा गहरा मकसद है। उसका गहरा मकसद ये कि अगर उर्दू पॉइंट ने एक वीडियो लगाया जैसे अभी ये चल रहा है, जब मैं इसको अपने पेज पे शेयर करूँगा ना तो आपको नीचे गालियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। और उसका मकसद ये है, वो लोग जो कर रहे हैं बड़ा प्लान से, ताकि अच्छे लोग उस जगह से हट जाएं। वो कहेंगे यार यहाँ तो बहुत गंद है। वो एज ए रिज़ल्ट हमारा जो अच्छा बोलने वाला बच्चा है या नौजवान है, जो शख्स है, उसको इतना एनवायरनमेंट गंदी कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाए। ये कैलकुलेटेड साइंस है। तो जितनी जल्दी हम लोग आप जैसे लोग ये समझ जाएं कि साइंस के तहत हो रहा है तो उनको इग्नोर और ब्लॉक करना शुरू करें और आप बोलें, उनकी गालियों से मत डरें। आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाएंगी, ब्लॉक करो यार, डरो मत उससे। यूँ तो आप ऐसा है ना कि आपके घर के बाहर 12 कुत्ते भौंक रहे हो तो आप शीशे बंद करके घर से नहीं निकले सारी जिंदगी, भाई घर से तो निकलना पड़ेगा ना यार। आप उसको अडेप्ट कीजिए, उनसे डरें मत। जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया फिर तो गेम ऑन थी। अब मैं देखते नहीं कौन क्या कह रहा है। सही है। तो यानी कि तनकीद जो है वो उसको तनकीद के तौर पर ही आप लेते थे या इस्लाह के तौर पे भी आपने कभी सोचा कि मैं शायद कुछ है मसला या मुझे देखना चाहिए अपने बारे में? लेडी गागा बहुत अजीब व गरीब एक सिंगर है, उसका मैंने इंटरव्यू देखा था, बड़ी कमाल बात है। उसने इंटरव्यू ने BBC की तरफ से पूछा कि जी लोग आपके बारे में फला बात करते हैं, आपको क्या लगता है? तो उसने जवाब इतना खूबसूरत दिया, कहती है आई रिस्पेक्ट कमेंट्स फ्रॉम पीपल आई रिस्पेक्ट। बड़ी खूबसूरत। तो जिन लोगों की मैं इज्जत करता हूँ, जिनको मैं समझता हूँ कि वो मेरे सिंसियर हैं या मुझसे बेहतर समझते हैं, तो उनका कमेंट तो सर आँख पे, उनका फीडबैक तो मतलब मैं पत्थर की लकीर की तरह सीने पे ले लेता हूँ। लेकिन एक शख्स है जो मैं समझते हैं यार इसको इस बात की समझ नहीं है, तो फिर अगर उनका कमेंट में लेने मैं तो बाला हो जाऊँगा फिर। तो आई हैव टू सी कि वो कमेंट देख कौन रहा है, वो फीडबैक कौन दे रहा है। हाँ, ये भी शायद पिछले साल तक मैं फीडबैक इग्नोर करता था क्योंकि मैं समझता था बहुत तुर्रम खान चीज़। वो इस साल 2017 में अल्लाह का शुक्र है कुछ होश आया, तो अब मैं लोगों का फीडबैक ज़रा ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि हर इंसान के लिए ज़िंदगी का मतलब अलग होता है और जो उसके तजुर्बात होते हैं वो उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को अल्फाज में ढाल देता है। तो फैसल कुरैशी के लिए ज़िंदगी क्या है? बस खुश रहना। खुश रहना और कुछ भी नहीं। ये शायद हमेशा से मेरा मकसद था, बस खुश रहना। मेरा और कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं, मैं खुश रहना चाहता हूँ। अच्छा, तो मुझे बताएं कि बैड आंसर, इतने बड़े सवाल करते तो छोटा। मुझे पता है एंकर बड़ा बुरा फंसता है, वो कहता है ये सवाल करेगा, इसने 2-4 मिनट बोलना, सामने से वो 3 सेकंड में छुट्टी की। कोई बात नहीं। जवानी में इंसान को बड़ा वहम होता है कि जी मैंने ये करना है और मैं ये मिल जाएगा तो फिर मैं यूँ हो जाऊँगा, और वो सक्सेस क्या होती है। हम इन सारे चक्करों में सारी ज़िंदगी पड़े रहते हैं कि जी मुझे सक्सेस चाहिए है, मुझे पैसा चाहिए है, मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, ये अचीवमेंट चाहिए। इस सारे प्रोसेस में ज़िंदगी में बहुत लेट ये समझ में आता है कि यार ये सब तो मैंने किया, लेकिन बच्चे नहीं रहे, बीवी नहीं रही, माँ बाप नहीं रहे, खुश नहीं था, माजी में ये प्रॉब्लम थी, ये वो यार आज तो खुश हो लेना भाई। तो अब वो अल्लाह का शुक्र है अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ। इस उम्र में मुझे ये समझ में आ गया कि यार ज़िंदगी का दरअसल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खुश रहना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल बस मैं वही करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। तो खुशी का कोई राज आप पे अफशा हुआ? कुछ नहीं करता, आराम करता हूँ, जमा पूंजी खाता हूँ, जब कुछ दिल में आता है तो कुछ कह लेता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, फूल गिनता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, यारों दोस्तों से मिलता हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है, रिज़्क़ है, कोई फ़िक्र गम नहीं है, वालिदैन का साया सर पे मौजूद है, सेहत है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मुझे ज़िंदगी का और तो कोई मकसद समझ में नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक अपने आप को समझते हैं या पेसिमिस्ट? वैसे आपकी इस बात से तो ऑप्टिमिस्टिक ही आप लगे हैं, पर ऑलवेज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मतलब ये शायद बचपन से ही ऑप्टिमिज्म का भूत मेरे अंदर था। ऑलवेज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैंने कभी किसी भी नुकसान पे, और ज़िंदगी में बड़े बड़े मुश्किल मोड़ आए, 2-4 मिनट से ऊपर मैंने नहीं सोचा, हो गया आगे, अब जो बचा है उसको लेके आगे बढ़ना है, और ये हमेशा मेरा मकसद है। मतलब ये मेरा कोई नहीं है कि यार आज रात मैंने ये करना और नहीं होगा तो मैं बाला हो जाऊँगा, नहीं मुझे दोस्त चला गया, अब एक रो क्या सर पीटूं यार, वो चला गया ना। यानी रिग्रेट्स आप नहीं रखते? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई मेरा वेंडेटा भी नहीं, मुझसे नाराज़गी भी नहीं किसी से होती मेरी। अगर मेरा आपका कोई झगड़ा है तो वो ऐसी दौरानिए में है, 2 मिनट के बाद मुझे याद भी नहीं होगा कि आपसे मेरा कोई झगड़ा था। आप अगली बार अच्छी तरह मिलेंगे, मैं अच्छी तरह मिलूंगा, फिर बुरी तरह मिलेंगे, मैं आपसे बुरी तरह मिलूंगा। आप मुझे लिफ्ट कराएंगे, मैं आपसे लिफ्ट कराऊंगा, आप नहीं कराएंगे वो मोड़ को उधर चले जाऊँ। I have no issues, no regrets, no memories, no vendettas. मैंने माजी गुजर गया, उसका मेरे आज से कोई ताल्लुक नहीं।
फैसल कुरैशी की इंस्पिरेशन क्या है? Who inspires you the most? वो क्या है, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। तो हर लहजा है मेरे लिए नई इंस्पिरेशन। जो चीज़ मेरे सामने है हर चीज़ से कोई ना कोई इंस्पिरेशन। पत्थर से भी इंस्पिरेशन है, पानी से भी है, शख्स से भी है। जिस शख्स से मैं मिल रहा हूँ उसमें हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई होती है ना, तो वो अच्छाई ले लो उससे और आगे बढ़ो। उसकी बुराइयां गिनने में मत पड़ जाओ। हर किसी मुझ में ऐप कम है यार, मुझ में भी कुछ अच्छाई हैं, आप मुझसे वो सीख लीजिए, आगे बढ़िए। मतलब हो सकता है कि मैं आपकी इस नीले कमीज़ से इम्प्रेस हूँ, जाके मैं नीला कमीज़ खरीद लूँ। मैं उसके बात करने के तरीके से खुश हूँ, मैं वो सीख लूँ। मैं देखूँ यार उसने ये लफ्ज़ मुझसे बेहतर बोला है, मैं वो सीख लूँ। बस ये लेकिन बुनियादी इंस्पिरेशन जो है ना, वो शायद कायनात खुद है। उसको आपको और क्या इंस्पिरेशन चाहिए? हर तरफ इंस्पिरेशन है, दरख्त, फूल, पत्ते, हवा, लोग, इंस्पिरेशन है यार। और क्या इंस्पिरेशन चाहिए? बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा मसला, खैर मुझे भी, अगर मैं पर्सनली भी देखूं तो मुझे इसी चीज़ से होता है, लोग क्या कहेंगे। इस बात को आप कितनी अहमियत देते हैं और इस चीज़ को ना करने के लिए आप क्या सॉल्यूशन देते हैं? अमर प्रेम का गाना ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात, तुम्हें कहीं बीतने जाए रहना। मैंने कभी नहीं सोचा अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग क्या कहेंगे। मिट्टी पाजी जो सोचना कहूँगा सोची जो कहना है। लेकिन हाँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे का मेरी ज़िंदगी पे असर ज़रूर हुआ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मुझे कभी अल्लाह का शुक्र है ये गम। मेरा एक बड़ा यार है, दुबई में रहता है, वो कल आया हुआ था, तो हम दोनों सुबह अकेले ड्राइव कर रहे थे। तो हम दोनों ने कहा, कहते हैं यार, वो मुझे एवेल्यूएट करता, मैं 30 साल पुराना दोस्त है, यार शायद हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी जी है, किसी और की नहीं। मतलब जो मुझे जीनी है बस मैंने वही जी है जब जीनी है। आपकी ज़िंदगी क्या है वो आपका ज़ाती मामला है। आपकी सोच क्या है होती है। ना आप मेरी बिजली का बिल देते हैं और ना आप तो मेरे साथ खाना भी नहीं खाते यार। मेरा आप क्या सोचते हैं मेरे मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता, ठीक है। तो अनजानों की सोच पे तो छाड़ दो, जिनको जानते भी हैं उनकी सोच से क्या होता है। या तो आप मेरे घर में मेरे साथ रहते हो 24 घंटे, आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो, तो मैं फ़िक्र भी कर लूँ। मतलब वालिदैन की सोच की तो मुझे फ़िक्र है एक हद तक, जायज़ सोच। अगर मेरे वालिदैन की सोच भी मेरी दानिश में अगर गैर मुनासिब है तो मैं उनकी भी सोच की फ़िक्र नहीं करूँ। लेकिन बदतमीज़ी और बदसलूकी इसका मतलब नहीं। लेकिन मेरा एक ओपिनियन है कि मैंने एक काली कॉफ़ी पीनी, अगर मेरी वालदा को उनकी तरबियत, उनकी तालीम या उनकी जो ज़िंदगी है, उनके ख्याल में काली कॉफ़ी पीने से मेरे फेफड़े काले हो जाएंगे, अगर मुझे कहती हैं कि पुत्र ना पिए अगर काली कॉफ़ी, तेरा दिल काला हो जाए, तो मैं कहूँगा मैं ओके थैंक यू, लेकिन पीऊँगा वही मैं काली कॉफ़ी। लेकिन अगर वो मेरी वालदा कहती हैं कि बेटे तू नमाज नहीं पढ़ता, तो फिर मैं उनकी सुन लूँगा। तो डिपेंड करता है वो क्या कह रही हैं। लेकिन उसके अलावा जो गैर अहम बातें हैं ना, मेरी बला से कौन कह रहा है। मतलब मैंने आजकल बाल कटवाए, टेंड कराई, तो वही मैंने बड़ा सोचा कि कराऊँ, मैं को छोड़ करा दे। मेरा बाल काट रहा था, मैंने कहा उड़ा दे, उड़ा दी। अच्छा, अभी आप मुझे ऑफ द रिकॉर्डिंग बात बता रहे थे ट्विटर की, हाँ। कि आप स्टेटस दे रहे थे और आप रुक गए देते देते। जी, मैंने कहा जवानी की मौत मुझे नहीं चाहिए। जवानी की मौत। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जवान हूँ, मेरी छोटी छोटी खुशियाँ, मैंने तभी कुछ देखा भी नहीं, ठीक है ना। मेरी छोटी छोटे माँ बाप बीवी बच्चे हैं, तो मुझे मरने का कोई शौक़ नहीं है। तो पुरानी जो बीमारी थी मुझे, उसमें होता था कि जो भी खुश हुआ ना फ़ौरन अपना ओपिनियन देना, कि मैं बड़ा सियाना था ना जी। तो मैंने, लेकिन अब ये होता है, पहले तो मैं लिखने से पहले 15 मिनट सोचता हूँ कि मैं लिख क्यों रहा हूँ। अच्छा, मतलब क्यों लिख रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ तो मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं। और अक्सर जवाब आता है कि भाई जान आप अपनी अना को मसाज कर रहे हैं और कोई मकसद नहीं है, आप अचीव कुछ नहीं करेंगे, तो मैं रुक जाता हूँ। कभी कभी होता है कि नहीं यार, मेरी ये बात कहने से शायद कोई सोचे और ये जुल्म रुक जाए। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर वो सोचने से पहले मुझे गोली मार देगा, तो मैं कहता हूँ सर आप सोचें, मुझे मुझे भी बहुत सी खुशियाँ मैंने देखनी बाकी है। अभी तो बाहर गुजरी है, अभी गर्मी के फूल निकलने, मैंने आम खाने नहीं अभी नहीं, सॉरी इस हफ्ते मुझे नहीं मर रहा, आगे ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात, तो मैं हाथ रोक लेता हूँ। सही है, बिल्कुल अच्छी बात की। अच्छा, मुझे आखिर में, अब आखिरी सवाल है, और आखिर में मैं चाहती हूँ कि आप व्यूअर्स को कोई पैगाम दें। कई बार मैंने अजीब पैगाम दिए, लेकिन इस बार बड़े ज़माने बाद किसी ने मुझसे सवाल किया, दोस्त खुश रहो और दुनिया को बदलने के बजाय ना खुद को बदल लो, दुनिया खुद बदल जाएगी। मैं इनको बदलने में लगा हुआ, ये मुझे बदलने में लगे। पाकिस्तान का बुनियादी मसला ये है कि हम ये समझते ही नहीं कि हमारी कोई प्रॉब्लम है।
पहले तो ये समझो कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद इस बात को समझो कि वो प्रॉब्लम्स नवाज शरीफ या राहिल शरीफ या परवेज़ मुशर्रफ या ज़ियाउल हक की वजह से नहीं है। 99.99% प्रॉब्लम्स ज़ाती प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कभी अल्ताफ़ हुसैन को मैंने किसी के सर पे बंदूक रख के कहते हुए नहीं कहा कि सिगरेट पी के फेफड़े जला लो अपने। मैंने आज तक राहिल शरीफ को किसी के सर पे बंदूक रख के नहीं कहा कि सिग्नल तोड़ो। मैंने किसी लड़की को ये नहीं कहा डंडा मारते हुए कोई मेरी बहन को तुम छेड़ो। ये सारे काम अपनी खुशी से करते हैं। तो अगर आप खुद इंसान के बच्चे बन जाएं तो ये पूरा मुआशरा इंसान बन जाए। दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदल लो। जब आप ये समझो कि यार अब मुझे खुद में बदलने को कुछ नहीं बचा, फिर इंशाल्लाह पड़ोसी को भी बदल देंगे। और पड़ोसी से पहले तो माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे नौकर सब है ना, सब सुधर जाए तो घर से बाहर निकलो। फिलहाल बेडरूम तक अपने आप को महदूद रखिए, खुद को इंसान बनाइए और खुदारा खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। इसके अलावा बाकी सब बना कर खेलें दोस्त। बहुत खूबसूरत पैगाम दिया कि ख़ुद को बदलें और उसके बाद अपने पड़ोसियों तक जाएं और फिर बाकी दुनिया को बदलने का सोचें भी, लेकिन अपनी इस्लाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी नाज़रीन, ये थे फैसल कुरैशी मेरे साथ आज मौजूद थे। बड़ी दिलचस्प बातें की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा। इसके अलावा मज़ीद शोज़ और प्रोग्राम्स देखने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।